हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 आउट ऑफ 30 प्रश्न। आज का सेट नंबर 12 है। इससे पहले और हमारे सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितनी भी 2011 से 2024 अब तक जितनी प्रीवियस ईयर एग्जामों में अटेंड किया हुआ प्रश्न है, सब के सब एक सेट के माध्यम से हम करा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्लास चल रही है और मैराथन क्लास भी आती है। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? क्या विकासात्मक कार्य कहते हैं, या विकासात्मक आवश्यकताएं कहते हैं, या विकासात्मक बाधाएं, या विकासात्मक क्षेत्र? तो हम लोग ऑप्शन नंबर पहला लॉक कर देंगे, विकासात्मक कार्य। ये जो विकासात्मक कार्य है ये क्या होता है? विकासात्मक कार्य शारीरिक, मोटर या संज्ञानात्मक कौशल है जिन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, विकासात्मक कार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विकास निम्न में से कौन है? देख लेते हैं। क्या शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, या नीचे से ऊपर की ओर होता है, या एक आयामी होता है, या वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है? तो विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इस विकास को अधोगामी विकास कहते हैं। किसको? जो विकास शरीर के मध्य से, मान लीजिए शरीर है तो शरीर के बीचों बीच यानी कि मध्य से बाहर की दिशा में होती है, तो इसे क्या कहते हैं? इस विकास को अधोगामी विकास कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले स्पाइनल कार्ड का निर्माण होता है, उसके बाद हृदय का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ, ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कथन ए, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्य अवस्था तक तेजी से विकसित होती है और फिर ठहर जाता है। तर्क आर क्या कह रहा है, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीखता है। तो दोस्तों कथन ए और तर्क आर दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। बालक शैशवा अवस्था से नई चीजों को सीखता है और जीवन पर्यंत नई चीजों को क्या करता है? सीखता रहता है। तो ऑप्शन कथन ए भी गलत, तर्क आर भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों का एक समूह, क्या? विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य, क्या? एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है? क्या धार्मिक संस्था को, या परिवार को, या मीडिया को, या विद्यालय को? तो ऑप्शन नंबर हम लोग 3 लाख कर देंगे, मीडिया को दर्शाती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मीडिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? क्या संवेदीय पेशी अवस्था में, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक, ये जो जीन पियाजे हैं कितनी अवस्थाएं बताए थे? तो 4 अवस्थाएं बताए थे। जीन पियाजे अगर नहीं देखे हमारा वीडियो तो जाकर देख लीजिए, पूरी की पूरी डिटेल में हम जीन पियाजे के बताए हैं। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था। पहली संवेदीय पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है।
और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से प्लस होती है। और पूरी की पूरी डिटेल एक एक अवस्था को बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है निम्न में से कहलाती है। क्या नकल उतारने जैसा व्यवहार, या वस्तु स्थायित्व, या समावेशन, या संतुलीकरण। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, संतुलीकरण। संतुलीकरण के माध्यम से ही बालक में अस्थायी समझ का विकास होता है। किसके माध्यम से ही? संतुलीकरण के माध्यम से ही बालक में अस्थायी समझ का विकास होता है, जो उसकी परिपक्वता को भी प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, संतुलीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह किसका उदाहरण है? क्या पाठ का है, या प्रतिवर्तन का है, या क्रमबद्धता का, या प्रतिपादक अध्यापन का? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, पाठ, जिसे स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग एक शिक्षण विधि है जो एक छात्र को बाहरी सहायता के लिए एक धीमे आवरण के माध्यम से एक समस्या को हल करने के, या एक कार्य को करने, या एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, पाठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस सिद्धांतकार ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? क्या लेव वाइगोस्की ने कहा है, या इवान पावलाव ने, या बीएफ स्किनर ने, या जॉन डीबी वाटसन ने? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना है। और लेव वाइगोस्की बताते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि क्या उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष गौण है? बिल्कुल सही, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष को गौण है। दोस्तों, अगर लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं देखे हैं थ्योरी पूरी डिटेल में, तो प्लेलिस्ट में जाकर मैराथन क्लास में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से इसका थ्योरी हम बताए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में अपने नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसे 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो 8 प्रकार की है, सब के सब बुद्धि पूरी डिटेल में हम बता दिए हैं। अगर हार्वर्ड गार्डनर का भी नहीं देखे हैं तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से बताए हैं। तो क्या संगीतमय, भाषाई, या शारीरिक गति संवेदी, या व्यवहारिक? तो देखिए व्यवहारिक क्या है, इनकी बुद्धियों में से बुद्धि के प्रकार नहीं है। और संगीतमय, भाषाई, शारीरिक गति संवेदी, ये सब क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि में से एक है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर व्यवहारिक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुबुद्धि का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है हार्वर्ड गार्डनर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है विविध स्पष्टीकरण, रटकर याद कर। देखिए जहां रटकर बात की जाए तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं। जहां पुरस्कार और दंड की बात करें तुरंत गलत हो जाएगा। ये भी संपूर्ण पेडागोजी में पूरी एक एक टैक्स वर्ड, पॉजिटिव निगेटिव टैक्स वर्ड बताए हैं। बार बार वेधन और क्षमता, देखिए जहां ड्रिल एंड प्रैक्टिस
बार बार वेदन दिखे तुरंत, वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जितने के जितने निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स हैं, जितने के जितने पॉजिटिव टेक्स्ट वर्ड्स हैं, सब के सब संपूर्ण पैरागोजी में खत्म कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो संपूर्ण पैरागोजी जाकर देखिएगा, पूरी की पूरी सीटेट आप पैरागोजी से सॉल्व कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, विविध स्पष्टीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सी दृष्टिकोण उपयुक्त है? क्या विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाए? देखिए यहाँ दंडित किए की बात किए तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। देखिए यहाँ पे केवल की बात की गई, केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश आप देंगे, देखिए गलत हो गया। ये भी ओनली केवल, ये हम क्या बताएं संपूर्ण पैरागोजी में, जहां देखिए तुरंत निगेटिव टेक्स्ट हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावे, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। शिक्षक को सभी भाषाओं का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा जो भी लेकर बच्चे जाते हैं, सभी के सभी शिक्षकों को बच्चों की मातृभाषा को सम्मान करना चाहिए और ऐसे वातावरण स्थापित करने चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में। तो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है? कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, बिल्कुल सत्य, यही राइट आंसर पहला ही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि जेंडर रूढ़ियां बालकों के मन में स्त्री तथा पुरुषों के मध्य भेदभाव उत्पन्न करती है, जो समाज में असमानता की भावना को प्रबल करती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनके संदर्भ में यही कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? क्या सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना? देखिए दोस्तों, हम क्या बताए हैं, बताएं कि कभी भी विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न नहीं करेंगी, कभी भी डर भय जहां दिखे तुरंत वह गलत हो जाएगा, संपूर्ण पैरागोजी में सब बताए हैं। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी सत्य। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, बिल्कुल सत्य, यानी कि बी सी डी हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर, बी सी और डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में सहायता करता है? क्या बच्चों का बौद्धिक स्तर या समकक्षियों में तुलना में छात्रा का संबंधित पद? देखिए जहां तुलना की बात करेगा वैसे ही गलत हो जाएगा। बच्चे के विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। ये जो गत्यात्मक, ये गत्यात्मक विकास का तात्पर्य उन क्रियाओं पर नियंत्रण करने से है जो शिशु को परिवेश के साथ समायोजन में सहयोग देती है। जैसे मान लीजिए घुटने के बल चलना, खड़ा होना एवं पूर्णतः चलना, ये सब क्या है? गत्यात्मक विकासात्मक के तात्पर्य है। तो बच्चे के विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के अवसर देना, ये तो पॉजिटिव हो गया, बचना चाहिए। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधि प्रदान करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, देखिए अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू नहीं करना, इसी से बचना चाहिए। यहाँ पे बचने की बात की रही है, बालक केंद्रित होना चाहिए, क्या होना कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, अध्यापक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, तो इससे बचने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए?
सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत दिखे, जहां मानकीकृत स्टैंडर्डाइज दिखे तुरंत तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पैडागोजी में ये भी बताया है। अधिगम गति परिप्रेक्ष्य विविधता को स्वीकृति, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव मिला है, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों में अधिगम की निम्न निम्न अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, सिर्फ परीक्षा उच्च अंक पाने वाले, देखिए जहां उच्च अंक की बात करें, उच्च ग्रेड की बात करें, परीक्षा फल की बात करें, रोजगार की बात करें, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पैडागोजी में एक एक टैग वर्ड्स बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे पूरा कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। देखिए एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। क्या करता है, वस्तुएं खो देता है। ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? क्या अवधान न्यूनतम अतिशीघ्रता विकार है, या दृश्य बाधिता के, या वाचन वैकल्य के, या लेखन वैकल्य के? तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग लॉक कर देंगे, अवधान न्यूनता अतिशीघ्रता विकार के। देखिए अवधान न्यूनता अतिशीघ्रता विकार एक मस्तिष्क विकार है जो आपके ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अवधान न्यूनता अतिशीघ्रता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए। बिल्कुल सत्य, यही पहला ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एक श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में एक अध्यापिका को उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए, क्योंकि श्रवण बाधित बालक अधिकतर कार्य को अध्यापकों की भंगिमाओं से ही सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती हैं? देखिए रटकर याद करने, देखिए जहां रटकर याद करने की बात की जाए गलत हो जाएगा, जहां प्रतिस्पर्धा की बात की जाए गलत हो जाएगा, कुंठा, सब ये संपूर्ण पैडागोजी में एक एक टैग वर्ड्स बताए हैं। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता। अगर संपूर्ण पैडागोजी नहीं देखे हैं दोस्तों, आप लोग एक बार देखिएगा, देखिए सब के सब पैडागोजी आप सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए? देखिए कम अंक पाएगा तो आप विशिष्ट विद्यालय में भेज देंगे, गलत हो जाएगा। केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए केवल की बात की जाए गलत, दंड की बात की जाए गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उस व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। बिल्कुल सत्य, जो अर्थपूर्ण अधिगम है उसको नए सामग्री को बच्चे को मौजूदा ज्ञान से जोड़ना अति आवश्यक है। कथन ए सत्य हो गया। अधिगम एक रेखीय तरीके से नहीं, अधिगम बहुरेखीय होता है, आर गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम क्या है, बहुरेखीय तरीके से होता है जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? क्या करनी चाहिए, चुनौती देनी चाहिए की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है, विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करने सफलता, देखिए इसको चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम क्या बताएं संपूर्ण पैडागोजी में, कभी भी बच्चों की तुलना नहीं करना है, दूसरों से बेहतर नहीं करना, तो इसी को चुनौती देने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार की जो धारणा प्रतिस्पर्धा की ऐसी भावना को जन्म देती है जो मुख्यतः ज्यादा अंक लाने वाले पर आधारित होती है और जो विद्यार्थी नकारात्मक विकास में सहयोग प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, इसी को चुनौती देनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि सफलता प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, सही है। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ
भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देनी चाहिए, ये भी सही है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई पहले आता है, उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर भी आएगा, ये भी सत्य है, यानी कि चुनौती पहला ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? रूपकों का विभिन्न क्षेत्र व एक ही क्षेत्र में उपयोग करना, विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंधों को रेखांकित करना, विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना, गैर उदाहरण और अपवादों के सम्मिलित का वर्जन करना। तो यहाँ पे पूछा है क्या नहीं करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 ही राइट हो जाएगा। गैर उदाहरण अपवादों को सम्मिलित का वर्जन करना ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बालक के विषय में रुचि नहीं रह जाती, जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत एक सही क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? क्या उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम या संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार सीखना? देखिए रट्टा मार तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए देखिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। संरचना अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। संरचनावाद या संरचनाबद्ध अन्वेषण बालकों की सृजनात्मक बुद्धि का विकास करते हैं, जो बालक की क्या चहुमुखी, इसमें जो बालक की चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, और इस प्रकार की प्रक्रिया नई खोज को भी प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? देखिए यहाँ पे बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। सजा से बचना, इनाम, ये असफल, सब बाह्य प्रेरणा से उदाहरण नहीं है। तो रुचि क्या है? आंतरिक, आपकी इंटरनल मोटिवेशन है, तो यही है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा या बाधक रहेगी? देखिए उत्सुकता रहेगा तो क्या बाधक रहेगी? नहीं। कृतज्ञता, जिज्ञासा, ये सब पॉजिटिव है। तो निगेटिव निराशा, निराशा रहेगी तो विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो निराशा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्या इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए? नकार देंगे, गलत हो जाएगा। इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। तर्क निराधार नहीं है, ये भी नहीं मानेंगे। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 3 ही राइट हो जाएगा। अध्यापिका द्वारा पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले गंदे पानी को संदर्भ में देता है वो बच्चा, और बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए कि उसे इस जवाब को अपना ले और जल के रंगहीन होने का तर्क अच्छी तरह से बताएं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, केवल की बात कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देती है? देखिए इनाम और दंड। हम संपूर्ण पैडागोजी में क्या बताएं? जहां इनाम और दंड, पुरस्कार, रोजगार, उच्च ग्रेड, परीक्षा फल की बात करें तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। मानकीकृत, ये भी हम बताए संपूर्ण पैडागोजी में। प्रतिपादक, अध्यापक, ये भी सब के सब एक एक टैक्स वर्ड्स बताए, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार उसको संपूर्ण पैडागोजी की वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आ जाएगी। पूरी की पूरी आपको सीटेट एकदम आसान लगने लगे। तो सांस्कृतिक संदर्भ है, ये पॉजिटिव भर भर के दिया है, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ में सब कुछ आ जाएंगे। तो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम सांस्कृतिक संदर्भ महत्ता पर बल देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक संदर्भ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि यह संदर्भित रूप में हो, बिल्कुल सत्य। अधिगम सबसे अधिक और प्रभावशाली और अर्थपूर्ण तभी होगा जब यह संदर्भित रूप में हो।
तो ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब यह संदर्भित रूप में होगा, संदर्भ के रूप में दी गई शिक्षा बालकों में अस्थायी ज्ञान का निर्माण करती है, जो भविष्य में उस शिक्षा को याद रखने में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यह संदर्भित रूप में हो। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।